चुनाव में सुधार। चुनाव में सुधार, कैसे सुधार चाहिए सबको? चुनाव सुधार है ना, चुनाव में सुधार या चुनाव सुधार एक ही बात है, कुछ भी कहो। कान चाहे ऐसे पकड़ो, कान चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक बराबर है, ठीक है। तो कौन से सुधार होने चाहिए? देखो, सुधार की ना हमेशा अपेक्षा रहती है, सुधार की अपेक्षा कभी खत्म नहीं होती। मुझ में भी सुधार अभी बहुत होना है, आप में भी सुधार बहुत होना है। आपकी तो अभी शुरुआत है, मेरी भी शुरुआत ही है। मैं बहुत बड़ा तुरम खां नहीं बन गया हूं। हम दोनों में भी अभी सुधार की बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे विकल्प हैं और हमें और अपने आप को सुधारना है। तो उसी प्रकार से चुनावी तंत्र में भी सुधार की अपेक्षाएं बनी हुई हैं और चुनाव में सुधार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव में सुधार होगा तो लोकतंत्र में भी सुधार होगा और जितना बढ़िया लोकतंत्र होगा उतना है बढ़िया राष्ट्र बनेगा, उतनी ही बढ़िया नीतियां राष्ट्र के लिए बनेगी। इसीलिए चुनाव में सुधार होना बहुत जरूरी है और इस देश के हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि चुनाव में सुधार क्यों जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो कौन से समस्याएं हैं जो हमारी किताब में लिखी है और उन पर किस प्रकार से सुधार किया जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, मतलब कोई भी चुनाव का तरीका परफेक्ट नहीं है, कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है। हर तरीके में कुछ ना कुछ खामियां होती ही होती है, हर चीज में खामी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें खामी ना हो, हर चीज में खामी है और हर चीज में सुधार किया जा सकता है। समझ में आई बात? उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वैध मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित हैं, संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि कौन से सुधारों को इन लोगों ने, जैसे चुनाव आयोग ने किस प्रकार के सुधारों को सुझाया है, किस प्रकार के सुधारों को राजनीतिक दलों ने, किस प्रकार के सुधारों को सामाजिक सुधारकों ने सुझाया है चुनाव आयोग के संबंध में। एक एक करके पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। ये पहला सुझाव दिया गया है कि भारत को अपनी चुनाव प्रणाली, अपने चुनाव के तरीके को बदलना चाहिए। सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि जिस दल को जितना वोट मिले उतनी ही उसे सीटें मिले और जिससे कि देश में लोकतंत्र और मजबूत हो और एक अच्छी सशक्त सरकार और सशक्त विपक्ष बन सके। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी हम इस काबिल नहीं बन पाए हैं और हमारी जनता में अभी वो सोच पैदा नहीं हो पाई है कि वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तरफ बढ़ सके। अभी भी हमारा देश 60% क्या 70% गांव में ही रहता है और अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। उतनी विचारशील जनता अभी हमारी नहीं हो पाई है। हमारी जनता के मन में जब भी चुनाव आता है, धर्म जाति घुस जाती है, धर्म और जाति घुस जाती है, उनके लिए और मुद्दे नागण्य हो जाते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं अभी हमारी जनता की वो वैचारिक क्षमता नहीं बन पाई है जिस वैचारिक क्षमता पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। तो अभी हम इसे नहीं अपना पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपका अलग हो सकता है और आप सबका भी अलग हो सकता है। मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं और यही राजनीति है।
जो विचारों का सम्मान ना कर सके वो राजनीति नहीं कर सकता। फिर राजनीति आपको ये सिखाती है कि आपके विचार ही सर्वोच्च विचार नहीं है। दुनिया में आपसे भी अच्छे विचार हो सकते हैं और उन विचारों को स्वीकारना, उन विचारों को मानना और स्वीकारना ही राजनीति है। राजनीति यही है। आपके अंदर राजनीतिक कौशल, लोगों का नेतृत्व करने का कौशल होना चाहिए और नेतृत्व कौशल में दूसरों की अच्छी बातों को स्वीकारना आता है। समझ में आई बात? दूसरा क्या सुझाव दिया गया है? दूसरा सुझाव है संसद और विधान सभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए। ये हो रहा है हमारे देश में कि महिलाओं को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बराबरी मिलनी चाहिए। बराबरी नहीं तो एक मतलब 30% सीटों पर महिलाएं जरूर होनी चाहिए, जिससे कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ सके और देश की राजनीति में वो भी भागीदार बन सके, क्योंकि देश की जनसंख्या में उनका बराबर का अनुपात है और बराबर के अनुपात रखती हैं वो, तो उनका राजनीति में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी समस्याओं को जितना अच्छा वो समझ सकती हैं उतना अच्छा कोई और नहीं समझ सकता है। उनकी समस्याएं वो ही अच्छे से समझ सकती हैं और उन पर अच्छी नीतियां वो ही बना सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष नहीं समझ सकते, लेकिन जो भोगता है उसे ज्यादा अच्छे से पता होता है। भाई मेरी पीड़ा को मेरे से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। तो अगर महिलाएं देश की राजनीति में आएंगी तो जिस प्रकार से वो घर को सुशोभित और सुसंगठित करती हैं, उसी प्रकार से वो देश की राजनीति को भी सुशोभित और सुसंगठित करने में मदद करेंगी। ठीक है। दूसरा सुझाव क्या है? चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। ये तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। भारत में चुनाव में पैसा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, उसमें इतना पैसा खर्च हो जा रहा है जितना कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में खर्च नहीं होता। ये बात आप जान लो। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, उसमें इतना पैसा, और फिर ये लोग दावा करते हैं कि हम सामान्य छात्र हैं। सामान्य छात्र के पास तो इतना पैसा नहीं है ना भाई। और मैं इस देश की जनता से और इस देश के छात्रों से यह आग्रह करता हूं कि अगर आपने अपने वोटों को पेप्सी, दारू, बर्गर, पिज्जा, पिक्चर पर बेचा, तो फिर यह अपेक्षा मत करना कि आपका आने वाला जो प्रेसिडेंट होगा, जो प्रतिनिधि होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों से मैं यह अनुरोध करता हूं, फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो भी आप पर लगाए गए पैसों को वसूलेगा। ये बात आप समझिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और फिर इन्वेस्टमेंट जब होता है भाई तो फिर कमाई भी होनी जरूरी है, प्रॉफिट करना तो जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना। कोई घाटे के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता ना, सबका उद्देश्य होता है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं उससे लाभ कमाऊं, है ना, यही उद्देश्य होता है ना। तो दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत के सभी मतदाताओं से यही आग्रह है कि पैसों पे मत बिके, क्योंकि आपके एक वोट की कीमत 5 साल है और वो 5 साल 25 सालों को प्रभावित करते हैं। समझ में आई बात? तो भारत के चुनाव में सबसे बड़े सुधार के तौर पर यही मांग उठी है कि भारत के चुनाव में पैसों के प्रयोग को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि पैसे का प्रयोग देश की राजनीति को बहुत ज्यादा करप्ट कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, जो कि एक देश की राजनीति के लिए कदापि अच्छा नहीं है। एक देश की स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीति के लिए कदापि अच्छा नहीं है, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि फिर गरीब उम्मीदवार या जो वास्तविक तौर पर एक अच्छा उम्मीदवार है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाता। देखो आज के टाइम पर अगर कहीं अच्छा चुनाव होता है बिना पैसों के इन्फ्लुएंस वाला, तो आप जेएनयू का चुनाव देखें। छात्र संघ के चुनाव में अगर कहीं पैसों का बोलबाला नहीं है,
वास्तविक नेताओं का और उनकी बातों का बोलबाला है तो वो है जेएनयू का। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव तो पैसों पे चलता है, पूरा पूरा पैसों पर। जिसके पास पैसा है वो ही दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में खड़ा हो सकता है और जीत सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में आप कितने भी अच्छे नेता हो खड़े नहीं हो सकते और ना ही आप लड़ पाएंगे। आपको टिकट ही नहीं मिलेगी पहली बार। जितने भी बड़े छात्र संगठन है उनसे आपको टिकट ही नहीं मिलेगी, ये बात भी सच है। समझ में आई बात? तो सच में अगर कहीं बिना पैसों के छात्र राजनीति होती है तो वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। पैसा तो है वहां भी, लेकिन जिस कदर यहां पर है उस कदर का नहीं है। तो अगर आपको भारत की राजनीति में पैसों का इंफ्लुएंस देखना है तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव देख लें, तब भी आपको पता चल जाएगा कि भारत की राजनीति में पैसा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। कहने को ये लोग अपने आप को सामान्य विद्यार्थी कहेंगे और लेकर बीमर घूम रहे हैं, लेकर मर्सिडीज घूम रहे हैं, लेकर फरारी घूम रहे हैं, इनके काफिलों में रेंज रोवर चल रही हैं। भाई ये बिना पैसों की तो नहीं चल रही है ना? हाँ, काफिले 50-50 गाड़ियों के, छात्र नेता हैं आप और आपके पीछे 50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। फ्री का चल रहा है क्या? और अभी चल रहा है ये, तो आप किससे वसूलोगे बाद में ये पैसा? इसका भी उत्तर दो। छात्र हित के लिए जो पैसा आएगा उसी में आप घपला मारोगे। फिर इस देश के छात्रों को खुद सोचना चाहिए कि उनके हित के पैसों का क्या होगा फिर जब ये लोग छात्र नेता इतने काफिले दौड़ा रहे हैं, तो कहां से निकालेंगे ये पैसा? सोचो आप खुद ही। नेताजी चुनाव से पहले जो काफिले चलवा रहे हैं अपने, वो चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? गन्ने की तरह आपको ही चूसेंगे 5 साल तक, दे दन दे दन दे दन। तो आप सोचिए और समझिए कि चुनाव में पैसे का प्रयोग कम से कम होना कितना जरूरी है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। समझ में आई बात? आगे सुनो। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। ये तो भाई कभी नहीं होने वाला। ये सुधार तो कभी नहीं होने वाला। हमारे देश में हमारे 50% सांसदों के खिलाफ और 50% विधायकों के खिलाफ फौजदारी मुकदमे हैं, मारपीट के, अपहरण के, बलात्कार के मुकदमे हैं। वो भी चुनाव लड़ते हैं। जिस देश के विधायक सांसद ही गुंडे होंगे, उस देश में कहां इस प्रकार के सुधार की उम्मीद की जा सकती है कि जिनके ऊपर फौजदारी के मुकदमे हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए? ये कभी नहीं होने वाला सुधार, कभी नहीं हो पाएगा। ये सुधार की मांग की जा रही है, लेकिन सुझाव दिया गया कि यह सुधार होना चाहिए कि जिन पर फौजदारी या अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने का आरोप है या उन पर मुकदमे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। लेकिन ये कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे 50% सांसद और 50% विधायक हर राज्यों में अपराधी ही हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और वो सांसद विधायक बने हुए हैं। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सांसद विधायक बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को ही वापस ले लेते हैं और फिर दूसरों पे आरोप लगाते रहते हैं कि वो करप्ट है, वो चोर है। भाई पहले अपने गिरीबान में भी तो झांक लो। आपने अपनी सरकार में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को और एफआईआरों को खत्म करा दिया। ये बड़ा अच्छा किया आपने, वाह जी वाह। आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान हैं। इस देश में अपराधी से ही न्याय मांगना पड़ता है, हे मालिक न्याय दे दो हमें। समझ में आई बात? फिर कौन सा सुधार कहा गया? चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। संभव है? हाँ, भारत में ये संभव कदापि नहीं है।
वर्तमान समय का सत्तारूढ़ दल अगर ये प्रतिबंध लग जाए तो वो चुनाव ही नहीं जीत पाएगा। वर्तमान समय में जो सत्ता में दल है हमारा, अगर धर्म और जाति पर प्रतिबंध लग जाए तो वो चुनाव ही नहीं जीत पाएगा। उसके चुनाव के आधार जाति और धर्म ही है। समझ में आई बात? तो उसी पिच पर खेला जा रहा है और फिर दूसरे दल भी उसी पिच पे खेल रहे हैं। ले लगा चौका, ले लगा छक्का, जाति और धर्म का। भारतीय राजनीति में जाति और धर्म गायब हो जाए थोड़ा सा संभव लगता है। यहां छात्र संघ के चुनाव में जाति और धर्म आता है तो बात छोड़ो यार। आप बात कर रहे हो विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन की, समझ में आई बात? राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्य विधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। कानून भी तो राजनीतिक दल के नेता बना रहे हैं ना, और वो अपने ऊपर जनता की निगरानी स्वीकार करेंगे? लगता है आपको? लगता है? कदापि ही नहीं। तो ये जो सुधार है ना, ये तब हो पाएंगे जब हमारी जनता जागरूक होगी। हमारी जनता के लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे और हमारी जनता, मुझे नहीं लगता कि कभी जागरूक होगी। मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसे सुधारों को करवा पाएगी, क्योंकि हमारी जनता पैसों पे बिक जाती है। पैसों पे बिककर अपने बहुमूल्य वोट को बेचकर अपने विकास पे लगने वाले 5 साल के पैसे को नेताजी के अकाउंट में डलवा देती है। तो जनता है भाई, कुछ भी कर सकती है। समझ में आई बात? जनता किसी को फकीर भी बना सकती है, जनता किसी को लखपति, करोड़पति, अरबपति, महापति, कितने पति बना दे कोई पता नहीं। समझ में आई बात? तो ये है देश की राजनीति हमारे। इन सुधारों की मांग की जा रही है। आपको कितने लगते हैं कि हो जाएंगे? आप लोग बताइए, कितने लगते हैं आपको कि हो जाएंगे सुधार? 1-2, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। आगे सुनो, ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। देखो, चुनाव तभी स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकता है जब चुनाव लड़ने वाले और जनता दोनों जागरूक हो जाएं। दोनों जागरूक हो जाएंगे तभी इस देश का लोकतंत्र और इस देश की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बची रहेगी। और क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं। इसीलिए लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नेता भी अच्छे होंगे और मतदाता भी समझदार होंगे। समझ में आई बात? आगे सुनो। कानून सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करें। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें। तो जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी राजनीति के प्रति, तब तक इस देश को कोई बचा नहीं सकता। और जनता से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत हो और इस देश की राजनीति में पूर्ण तौर पर इंटरेस्ट लें, रुचि लें, क्योंकि ये आपके जीवन की धारा निर्धारित करती है। तो कृपया भारत की राजनीति में पूरा इंटरेस्ट लें, रुचि लें, क्योंकि आप अगर रुचि नहीं लेंगे तो ये आप में पूरी रुचि लेगा और आपके जीवन की दशा और दिशा बर्बाद करके आपको नाले में ढकेल देगा। तो अगर आप अपने भविष्य से, अपने आने वाले भविष्य से प्यार करते हैं तो भारत की राजनीति में रुचि जरूर लें।
इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और यह अध्याय यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।